हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार बड़ा ही फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब हम। ठीक है, वी हैड ऑलरेडी डन ब्रीदिंग, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th का हम पहला चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड मैंने सबसे पहला चैप्टर वही लिया था फॉर योर नीट प्रेपरेशन। सो आज मैं उसी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का सेकेंड जो चैप्टर है उसको कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, एंड एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड द टॉपिक body fluids and circulation. You can open up your NCERTs, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में सेकंड यूनिट यही मिलेगा। ठीक है जी। तो पहला जो टॉपिक आज हम लेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन, कि क्या है इस चैप्टर में। एज द नेम सजेस्ट सर्कुलेशन, तो हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू ब्लड। तो ब्लड का इनिशियल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। ब्लड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं उनका एक टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। एंड इफ यू ओपन अप योर एनसीईआरटीज द चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 278। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं पूरा पेज 278 एंड सम पोर्शन ऑफ 279 आई विल कवर इट अप। ठीक है, सो इट्स माय रिक्वेस्ट दैट यू ओपन अप योर एनसीईआरटीज व्हाइल यू आर वाचिंग और स्टडिंग दिस लेक्चर, सो दैट आपको साथ के साथ सारी चीजें समझ में आती रहे। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स बिगिन। As you can see what is written over here, this is the starting of the chapter जो हमें ये बोलती है that you have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. Now we all know that every living being or every living thing on this earth, right, is made up of cells. These cells require food, that means nutrients, क्योंकि अब ये हमारे तरह दाल चावल, राजमा चावल, पाव भाजी ऐसी चीजें तो खाता नहीं है ना। तो इसमें तो उन सब रिक्वायर्ड फूड में जो जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। साथ में उसे चाहिए होता है ऑक्सीजन एंड कुछ अनदर एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे कुछ मिनरल्स, राइट, कुछ वाइटामिन्स, इन सब चीजों की इसको जरूरत रहती है ताकि ये सरवाइव कर सके। ठीक है, तो सेल मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और सेल को लिविंग रहने के लिए, सेल को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत रहती है। सो हम ये पढ़ेंगे कि ये सब चीजें सेल के अंदर आती कहां से हैं। Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissues. अब अगर हम चाहते हैं कि ये सेल्स अच्छे से काम करते रहे, तो इनके अंदर अगर हम इन्हें ये सब चीजें दे रहे हैं तो ऑब्वियसली दे वुड बी एक्सक्रीटिंग ऑल्सो, ये अपना वेस्ट भी निकाल रहे होंगे। तो वो वेस्ट को निकालने के लिए चीजें कहाँ रखेंगे, उस वेस्ट को थ्रो आउट करने के लिए भी सेल को एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए पड़ेगा। ठीक है जी। सो दिस वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज। टिश्यूज को हेल्दी फंक्शन करने के लिए वेस्ट रिमूवल का प्रोसेस भी कंपल्सरी है। अब खाना लेने का और वेस्ट निकालने का ये प्रोसेस कैसे होगा? सो इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एन एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स, दैट मींस these substances to the cells and these substances from the cells. Correct? So इसके लिए हमें proper efficient mechanism चाहिए. Let's see what is this mechanism. Different groups of animals have evolved different methods for this transport. अब आप एक बात पे अग्री करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे सब एक जैसे नहीं है, कुछ तो बड़े ही सिंपल फॉर्म है, कुछ हमारी तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं। तो इसीलिए हर एक का अलग अलग सर्कुलेशन मैकेनिज्म है। कोई किसी तरीके से सेल को चीजें पकड़ाता है तो कोई किसी तरीके से। ठीक है जी। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलंट्रेट्स, डेल्ट विद दीज इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, स्पॉन्जेस, सिलंट्रेट्स जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ स्पॉन्ज से फॉर एग्जांपल, एंड हियर सिंस इट्स एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म तो उसकी सराउंडिंग में मोस्टली वाटर होता है। तो वो वाटर अपनी बॉडी के अंदर कैसे लेता है? थ्रू इट्स बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी सरफेस से ही वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वो बॉडी के अंदर सेल्स में चला जाता है टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस। करेक्ट? तो इसका मतलब लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सिंपली कैसे हो जाता है? बाय द सेल सरफेस, बाय देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, दे फैसिलिटेट्स द सेल टू एक्सचेंज दीज substances.
मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जो थोड़े से और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्गेनिजम्स की, दे यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज, राइट, जैसे हम वी हैव ब्लड इन आवर बॉडी, जो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है और उसमें से वेस्ट लेकर भी आता है, ठीक है, लाइक ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स, नॉट ओनली अस बट मेनी ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आल्सो फॉर दिस पर्पस, करेक्ट। सो वी हैव अल्टीमेटली रीच्ड कि हमें सर्कुलेशन चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए ताकि किसी ऑर्गन को अच्छा खाना मिले, सब कुछ मिले, है ना। सो वहां पे हम कैसे किसी चीज को पहुंचाएंगे, वो हम डिफ्यूज इसके सर्कुलेशन के थ्रू स्टडी करेंगे, एंड मेन फ्लूइड जो हमने पढ़ना है दैट इज आवर ब्लड, करेक्ट। अनदर बॉडी फ्लूइड, अब एक और भाई है ब्लड का, दैट इज द लिम्फ, ओके। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में वो लिम्फ भी हेल्प करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। इस चैप्टर में आप थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे कि ब्लड और लिम्फ में क्या क्या होता है, उसके अंदर कैसी कैसी चीजें होती हैं, ठीक है जी। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हियर, कैसे ब्लड वो सर्कुलेशन को इनटू एक्शन लेके आएगा, वो भी सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फॉरवर्ड अगर अगर हम देखें तो देयर इज अ टॉपिक 18.1 गिवन इन योर एनसीईआरटी, जिसके आगे लिखा है ब्लड। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज ब्लड। मूविंग अहेड, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। दैट मीन्स अगर हम ब्लड को टिश्यू बोल रहे हैं तो ब्लड इज मेड अप ऑफ सम सेल्स, करेक्ट। तो ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब इस चैप्टर में नाम फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिया हुआ है, विच विल इंक्लूड ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। अब देयर इज रिक्वायर्ड अ मैट्रिक्स, मतलब कोई मीडियम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए जिसमें डिफरेंट ये जो सेल्स हैं ये सब घूम सके, ये येलो वाले सेल्स हैं। तो दैट मीडियम जिसके अंदर ये सेल्स आसानी से फ्लोट कर सके या तैर सके उसे कहते हैं प्लाज्मा। फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड एज प्लाज्मा। फ्लूइड मतलब पानी के जैसी, मैट्रिक्स मतलब एक मीडियम जिसके थ्रू जिसमें सेल्स फ्लोट कर सके, और इसका नाम क्या है, प्लाज्मा। सिंस ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और इसे टिश्यू बोल रहे हैं, तो इट इज डेफिनेटली मेड अप ऑफ सेल्स, और उन सेल्स को इस चैप्टर में क्या नाम दिया गया है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है जी, लेट्स बिगिन। नेक्स्ट टॉपिक में 18.1 में पहला आपको प्लाज्मा के बारे में डिटेल दी हुई है। तो अभी इस लेक्चर के एंड तक हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट में मैं आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में डिटेल्स दूंगी। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, ये उसके कलर है, बिल्कुल लाइट कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस? यू ऑल मस्ट हैव सीन हनी, यू ऑल मस्ट हैव फेल्ट, शहद सबने देखा होगा घर में। वो ना तो पानी की तरह बहुत आसानी से फ्लोट करने वाली चीज है कि मस्त तैर रहा है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, दैट हैज अ विस्कस टेंडेंसी। विस्कस मतलब हल्का हल्का भारी, तो ना ज्यादा भारी, ठीक है। तो जैसे हनी की कंसिस्टेंसी होती है वैसी प्लाज्मा होता है, सो इट इज अ विस्कस फ्लूइड। कॉन्स्टिट्यूटिंग क्या है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा की अपनी नेचुरल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्लाज्मा में 55% क्या है, हमारा ब्लड है। सो दैट इज व्हाई ब्लड की मैट्रिक्स कौन फॉर्म कर रहा है, प्लाज्मा। आई होप इट्स अंडरस्टूड। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। प्लाज्मा खुद किसका बना हुआ है, हमने ये तो समझ लिया कि प्लाज्मा के अंदर 55% क्या मिक्स हो जा रहा है, ब्लड। ब्लड अपने सेल्स को लेके प्लाज्मा के अंदर घुल गया, लेकिन जो ओरिजिनल प्लाज्मा है वो खुद किस चीज का बना हुआ है। सो 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, मोस्टली वाटर है। एंड there are some proteins which constitute leftover
6 to 8% ऑफ इट। और उन्हीं प्रोटीन्स की वजह से उसका नेचर थोड़ा विस्कस है, नहीं तो वाटर का तो विस्कस नेचर होता ही नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये प्रोटीन्स भी हर जगह आ जाती हैं। सो जब भी मैंने आपको कोई भी चीज इससे पहले समझाई है, मैंने हमेशा एक बात समझाई है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमने क्लास 6 में पढ़ने शुरू किए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यही सब हमारी बॉडी बनाते हैं। तो देखिए फिर से आपके सामने आ गया, आपको दिख रहा है कि जिसका ब्लड बना हुआ है उसमें भी अंदर क्या है? प्रोटीन्स, करेक्ट। नाउ लेट्स रीड अबाउट कौन कौन सी प्रोटीन्स, यहाँ पे आपको नाम भी पढ़ने होंगे प्रोटीन्स के। सो द नेम ऑफ द प्रोटीन्स आर, प्लीज मार्क इट, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। प्लीज लिख लीजिए 3 तरह के प्रोटीन्स, या एनसीईआरटी में मार्क कर दीजिए। प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। ओके, we will study and discuss the functions of these proteins, ये कर क्या रहे हैं प्लाज्मा में। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब सुनिए, ऐसा है कि जब प्लाज्मा के अंदर 55% ब्लड ऑलरेडी आ चुका है, और हम सबको हमारी नॉलेज से पता है कि ब्लड के लिए, राइट, ब्लड शुड बी इजीली फ्लोइंग इन आवर बॉडी, बट only in our body, we do not want blood loss, correct। तो जो ये फिब्रिनोजेंस हैं, इनकी जरूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए या कोगुलेशन के लिए, वन एंड द सेम थिंग, कि ब्लड को रोक लिया जाए, ठीक है, उसके लिक्विड नेचर को क्लॉट कर दो ताकि ब्लड और आगे फ्लो ना कर पाए। आपने सुना होगा क्लॉट, जब भी कोई चोट लगती है तो एकदम से तो खून निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का स्कम सा आ जाता है, तो उसे क्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली प्लाज्मा में भी ब्लड कहीं लीक ना हो जाए, किधर चला ना जाए, तो वहां पे जितना भी ब्लड है उसको कोगुलेट करने के लिए ये फिब्रिनोजन प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। सिमिलरली ग्लोब्यूलिन्स, they are primarily involved in the defense mechanism of the body। नॉर्मली हमारी ब्लड में ये काम WBCs करते हैं, है ना, लड़ाइयां लड़ते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, पर प्लाज्मा में जितना ब्लड है उसको सपोर्ट कौन करेगा? उसको सपोर्ट करने वाला प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। कह रहा मैं हूं, कोई बात नहीं, आई कैन फाइट विद द इन्फेक्शंस ऑफ द बॉडी, तो वो डिफेंस देता है बॉडी। Then albumins help in maintaining the osmotic balance. What do you mean by osmotic balance? हमारी बॉडी में कितना पानी होना चाहिए, कब कौन सा मिनरल होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, ये इतना रिक्वायर्ड भी है कि नहीं, वरना एक्स्ट्रा को बाहर निकालो, ये सब osmotic balance है, ठीक है। ना ज्यादा होनी चाहिए कोई चीज तो ना बहुत कम, सो ये बैलेंस कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन्स। सो इसीलिए ये 3 प्रोटीन्स प्लाज्मा की स्पेशलिटी है जो उसको ब्लड का मैट्रिक्स बनाती है। नहीं तो बेटा आप ये सोच के चलो कहानी में कि ब्लड एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी में जिसके लिए हमारी बॉडी सिलेक्टिव चीजों को यूज करेगी, ऐसी हर किसी को नहीं यूज कर लेगी। तो ब्लड ने हमारी बॉडी ने ब्लड की मैट्रिक्स के लिए प्लाज्मा को क्यों चुना? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी 3 तरह की प्रोटीन्स थी जो ब्लड के सेल्स के बेसिक फंक्शंस को भी कवर कर रही है, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। Also, plasma contains small amount of minerals like Na positive, sodium, calcium Ca2 positive, magnesium 2 positive, bicarbonate, then chloride, etc. Apart from that, glucose, amino acids, lipids, etc. ये सब present in the plasma जैसे जैसे बॉडी में घूमते रहते हैं, राइट। अब आप सोचोगे कि ये सब प्लाज्मा में क्यों है, तो लेट मी टेल यू, मैंने आपको अभी अभी बात बोली थी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये तो बॉडी में सब जगह है ही है, क्योंकि इन्हीं का हमारी बॉडी बन रही है। और रही बात सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स, याद है, याद करिए, आई टोल्ड यू विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स जरूरी हैं विच फॉर्म द मिनरल कंटेंट ऑफ आवर बॉडी। तो ओवरऑल हमारी बॉडी में इन चीजों की हर जगह नीड है, और प्लाज्मा के अंदर भी ये सारी चीजें प्रेजेंट है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। मैंने आपको फिब्रिनोजन के बारे में बताया कि फिब्रिनोजन कंट्रोल करता है, तो वहीं पर ही विद इन फिब्रिनोजन देयर आर सम फैक्टर्स आल्सो जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो जब जरूरत होती है ना, ये तभी एक्टिवेट होते हैं, ओके। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीरम। We call it as serum, ठीक है जी। तो प्लाज्मा नॉर्मली प्लाज्मा बोला जाता है, बट वंस अगर हम उसके अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर्स को डिलीट कर दें तो उसे सीरम कहलाया जाता है, ठीक है जी। That was all about this initial introduction
to this body fluids. Just wait and watch for the another lecture as well. I'll be bringing formed elements just after this. Thank you so much.